तो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपकी एमसीक्यू सीरीज जो है आपकी जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की कंटिन्यू चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले कल जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आपका होल सिलेबस में से था। आज का वीडियो जो है आपके होल सिलेबस में से रहेगा। सभी टॉपिक्स में से जो टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में भी जो टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उसका पार्ट सेकंड जो है ये वीडियो मैं आज कर रहा हूँ, ये भी होल सिलेबस में से रहेगा। इससे पहले जो है जेएससी के एग्जाम में जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अप्रॉक्स जो है 100 एमसीक्यूज जो हैं उन 4 वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। फुल प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके वो देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि आपके एग्जाम में कम ही दिन बचे हैं। तो जितने से ज़्यादा एमसीक्यू आप जो है सॉल्व करेंगे इतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आपके जो एमसीक्यू हैं स्टैटिस्टिक्स के वो भी कंटिन्यू चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, टॉपिक वाइज भी और होल सिलेबस के भी, वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जितने भी लेक्चर्स और ये जो एमसीक्यू हैं इनके पीडीएफ जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, दोनों दोनों का। वहाँ जाके उन्हें ज्वाइन करें। वहाँ जो है हर एक लेक्चर के और ये जो हमारे एमसीक्यू के पीडीएफ्स हैं मैं वहाँ पे अपलोड जो है कर देता हूँ। वहाँ से जाकर आप इन्हें ईजिली जो है ले सकते हैं। और चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं अपकमिंग जितनी भी वीडियोस होंगी आपकी एमसीक्यू की या लेक्चर की उनके लिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका एमसीक्यू है वो है आपका रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट से। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट इज अल्टरनेटली नोन एज द डैश थ्योरी ऑफ रेंट। तो हमें बताना है कि रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, ए है डिमाइजिंग थ्योरी ऑफ रेंट, डिस्क्रिशनरी थ्योरी ऑफ रेंट, पार्शियल थ्योरी ऑफ रेंट या फिर डिफरेंशियल थ्योरी ऑफ रेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने ये थ्योरी जो है डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि रिकार्डो ने जो है अपनी थ्योरी में ये डिस्कस किया है कि जो रेंट है वो रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट में जो रेंट है वो दो तरह से जो है इमर्ज होता है। वो है, एक था आपका स्केर्सिटी रेंट और दूसरा रेंट था आपका डिफरेंशियल रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल रेंट को उसने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंशियल रेंट जो है वो क्यों इमर्ज होगा, क्योंकि जो डिफरेंसेस होंगे लैंड के बीच में, ठीक है। यानी कोई लैंड जो है फर्टाइल होगी इसलिए उसके बीच में डिफरेंसेस होंगे, कोई कम फर्टाइल होगी कोई कम ज़्यादा फर्टाइल होगी, जिस वजह से जो है रेंट जो है आपका इमर्ज होगा। और दूसरा था आपका लोकेशन की वजह से कि कोई रेंट जो है, कोई लैंड जो है वो किसी ऐसी लोकेशन की ऐसी लोकेशन में है जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज है, ये जहाँ पे ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी है, इस वजह से उसका रेंट जो है ज़्यादा रहेगा। और कोई ऐसी लैंड है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो उसका जो लैंड का रेंट है वो कम रहेगा। तो इस केस में डिफरेंशियल लैंड जो है वो इमर्ज होता था। और स्कैरसिटी लैंड उसने बताया है कि स्कैरसिटी की वजह से जो है वो इमर्ज होगा। तो इस केस में आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, डिफरेंशियल रेंट। रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट को या तो आप स्कैरसिटी थ्योरी ऑफ रेंट बोल सकते हैं या डिफरेंशियल थ्योरी ऑफ रेंट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, द इंटरेस्ट रेट ऑन विच ऑन दिस मैकेनिज्म यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द रेपो रेट। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट का एक जो मैकेनिज्म है जो आरबीआई यूज करती है, जिसे हम रेपो रेट बोलते हैं, विच इज बेसिकली रेट एट विच इट लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। जिसमें कि ये होता है कि आरबीआई जो है वो लेंड करता है मनी, मनी जो है वो देता है किसे, कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि विच आरबीआई मैकेनिज्म्स आर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, जिसमें कि हमें ये तो पता चल गया कि रेपो रेट है जिसमें शॉर्ट टर्म जो है लोन दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक को आरबीआई के थ्रू, ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका लिखा गया है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ठीक है, LTRO, ठीक है। दूसरा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस और है ऑपरेशनल ट्विस्ट, और लास्ट है आपका डी ऑप्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सबसे पहले डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, तो ये बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं ऑप्शन ए को, तो जो आपका लॉन्ग टर्म रेपो रेट होता है, लॉन्ग टर्म या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो होता है, ये इसमें टर्म से ही आपको पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जिसमें कि आपको 1 से 3 साल तक का जो है लोन दिया जाता है आरबीआई के थ्रू जो है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो ये 1 से 3 साल के बीच में रहता है, ठीक है। लेकिन रेपो रेट हमें पता है कि एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म मनी जो है लेंड की जाती है। तो इस केस में ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वेज एंड मीन्स ऑपरेशन, ठीक है, या फिर एडवांसेस से बोल सकते हैं आप, जिसमें कि 3 मंथ्स का जो है वो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। तो हमें पता है रेपो रेट में जो है शॉर्ट टर्म लोन्स जो है दिए जाते हैं, मनी दी जाती है, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस में भी शॉर्ट टर्म लोन जो है दिए जाते हैं। इस केस में आपके इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे वे एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, on the week on a weekend
मरियम स्पेंड्स हर टाइम एंड मनी गोइंग टू एन एग्जीबिशन। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पे हम एग्जांपल दी जा रही है कि मरियम स्पेंड हर टाइम एंड मनी ऑन एग्जीबिशन, शी कैन नॉट स्पेंड दैट मनी ऑन द कुकिंग एंड शी कांट स्पेंड द मनी ऑन एनीथिंग एल्स। तो हमें बताना है कि इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि एक एग्जांपल ली जा रही है जिसमें कि एक टाइम और मनी जो है एक एग्जीबिशन पे जो है वो स्पेंड की जा रही है, ना कि कुकिंग पे या फिर किसी और चीज पे। तो हमें पता है कि जब हम एक जगह से अपनी मनी हम जो है स्पेंड नहीं करते और दूसरी जगह पे करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट, क्योंकि वहां पे वो अपनी मनी और टाइम जो है वो कुकिंग पे स्पेंड कर सकती थी, लेकिन उसने स्पेंड किया किस पे, एग्जीबिशन पे। तो वो अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है कुकिंग की वो किस पे आ जाएगी, एग्जीबिशन पे। तो इस केस में आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स विच टर्म इज यूज फॉर द एंटिटी which has the ability to translate inventions and or technologies into product and service। हमें बताना है कि उस प्रोसेस को या फिर उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे जिसमें कि ये एबिलिटी हो कि वो ट्रांसफर कर सके किसको, इन्वेंशंस को और टेक्नोलॉजीज को विद किसके भी किस में, प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज में। तो इस केस में आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राइट आपका ऑप्शन डी, यानी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेस को स्टार्ट करे, जो रिस्क जो है टेक करे रिस्क को, यानी यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो ये आपके दूसरे जो आपके तीन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ऑर्गेनाइज मैनर में जो है यूज करे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो लैंड, लेबर और कैपिटल को जो है एक ऑर्गेनाइज मैनर में यूज करके प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, तो उसको हम बोल देंगे एंटरप्रेन्योर। तो यही जो है आपके डेफिनेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से है। यहाँ पे आपके दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप में आपको दी गई है आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं नेशनल इनकम के, और दूसरी साइड में आपको दूसरे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि आपको बताना है कि कौन से मैच होंगे। ठीक है, हमें जो है करेक्टली मैच करने हैं इन दोनों एलिमेंट्स को। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो है आपका जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और हमें हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाना है और हमें इन चारों में से देखना है कि किसका यूज करके हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है जीडीपी। ठीक है, आपको जीडीपी दिया गया है, प्लस किया गया है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो हमें पता है जब हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास में क्या बनता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी हमें सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस किस चीज का है। यहाँ पे हमारे पास में एक तरफ जीडीपी है और दूसरी तरफ जीएनपी है, तो यानी हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, तो हमें ऐड करना होगा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस केस में आपका जो फर्स्ट होगा वो आपका मैच होगा किसके साथ में, सी के साथ में। ठीक है, इसी तरह से बी है आपका वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि हमें क्या, हमारे पास में है जीडीपी, हमें जाना है किसमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, हमारे पास में ग्रॉस है और इस तरफ में क्या है, नेट है। तो हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, तो हमें पता है हमें माइनस करना होगा क्या, डेप्रिसिएशन। जब हम ग्रॉस से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन तो हमारे पास में होता है नेट। ठीक है, तो इस केस में आपका जो हो जाएगा सेकंड जो है आप मैच कर सकते हैं किसके साथ में, फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। ठीक है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो इस केस में आपका अभी तक जो आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है, यानी फर्स्ट का सी, सेकंड का ए। इस तरह से थर्ड जो है आप डी के साथ मैच कर सकते हैं और फोर्थ जो है आप बी के साथ मैच कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स typically have income elasticity of demand is between 0 and 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन सभी जो गुड्स हैं इनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी। तो आपकी जो इंफीरियर गुड्स है इसकी इनकम इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव। ठीक है, आपकी नेसेसिटरी गुड्स या फिर नॉर्मल गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी होगी वो होगी 0 to 1। ठीक है, लग्जरी गुड्स की आपकी रहेगी पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 1, इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में मैं आपको एग्जांपल से जो है समझा देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी इंफीरियर गुड्स रहेगी यानी ऐसी गुड्स जिनकी क्वालिटी जो है बहुत खराब होगी। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप उनकी कंजम्पशन जो है कम कर देंगे, आप स्विच करेंगे जो खराब क्वालिटी है उससे अच्छी क्वालिटी की तरफ। तो इस केस में आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, यानी आप जो है इनकम बढ़ने के साथ उसको जो है उसकी कंजम्पशन जो है कम कर रहे हैं, तो यानी आपकी इनकम बढ़ी और उसकी कंजम्पशन कम होगी, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी रहेगी। इसी तरह से नेसेसिटरी गुड या फिर आपकी जो नॉर्मल गुड्स है, नेसेसिटरी गुड्स की या नॉर्मल गुड्स की जो इलास्टिसिटी है आपकी वो 0 to 1 रहती है, यानी जो आपकी नॉर्मल गुड्स हैं लाइक
सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, इस तरह की जो गुड्स हैं, अगर आपकी इनकम कम भी हो जाती है तब भी आप इनकी कंजम्पशन करेंगे, या इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी आप इनकी कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट वे में रखेंगे। इस केस में इनकी इलास्टिसिटी ना ही नेगेटिव जाएगी और ना ही ग्रेटर देन 1 जाएगी और ना ही लेस देन 0 जाएगी, इसलिए ये 0 टू 1 में रहेगी। और लग्ज़री गुड्स की आइटम की अगर मैं बात करूँ, लाइकवाइज़ आपका आईफ़ोन की मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर आईफ़ोन के प्राइसेज़ में थोड़ा-सा भी फॉल होगा तो आपकी डिमांड जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसकी जो डिमांड है या फिर इलास्टिसिटी है वो कैसी है, ग्रेटर देन 1 है। यानी थोड़ा-सा प्राइसेज़ में कम हुआ तो आपने बहुत ज़्यादा डिमांड जो है अपनी इंक्रीज़ कर दी। तो इस केस में जो हमें 0 टू 1 वाली एग्ज़ाम्पल पूछी गई है वो रहेगी आपकी नेसेसरी गुड्स में, ठीक है? यानी नॉर्मल गुड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपके दो टाइप से मार्केट दिए गए हैं। फ्री मार्केट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट में से, और फ्री मार्केट की एग्जांपल यहाँ पे ली गई है। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी राइट है और कौन सी रॉन्ग है, ठीक है? फर्स्ट जो है आपकी दी गई है, फ्री मार्केट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड विद लिटिल और नो गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मार्केट जो है आपकी मार्केट, फ्री मार्केट में आपकी जो प्रोडक्शन कंजम्पशन की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो किसके बेस पे होंगी, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, यानी मार्केट फोर्सेस के बेस में। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल जो है नहीं रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है, फ्री मार्केट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिम्पटोनियस एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट थ्रू विच इंडिविजुअल मेक्स इकोनॉमिक डिसीजन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी इसमें इंडिविजुअल जो है वो अपने डिसीजन जो है अपनी तरह से ले सकता है। यानी अगर आपको कोई चीज कंज्यूम करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी डिमांड और उसकी सप्लाई से जो है डिसाइड कर लेंगे। इसी तरह से प्रोडक्शन के केसेस में भी जो प्रोडक्शन होगी वो मार्केट फोर्सेस को देख के होगी, तो इंडिविजुअल के जो डिसीजन है वो इसमें रहेंगे, ना कि गवर्नमेंट के रहेंगे। तो इस केस में आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। हमें बताना है प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप होता है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है, इसी टर्म से आप समझ जाएंगे कि कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है, तो आपकी जो प्रोडक्शन जो है वो फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो है रिलेशन रहता है, ठीक है? मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं। लाइकवाइज आपको 2 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, और आपको जो चाहिए वो चाहिए 2 लेबर और 1 कैपिटल, ठीक है? इस केस में यहाँ पे आपको अगर 2 फिजिकल प्रोडक्शन करनी है, किसी चीज की फिजिकली प्रोडक्शन करनी है 2 यूनिट की, तो आपको 2 फिजिकल लेबर चाहिए और 1 कैपिटल चाहिए। तो इट मीन्स कि ये एक फिजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है? तो इस केस में प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमें एक्सप्लेन करता है क्या, फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप। तो इस केस में आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है आपके इंडिफरेंस कर्व के रिलेटेड जो है फॉल्स है, हमें वो बतानी है, ठीक है? कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से फॉल्स है इंडिफरेंस कर्व के रिलेशन में, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं आपकी इंडिफरेंस कर्व की, हमें बताना है कौन सी इनमें से फॉल्स है। तो सबसे पहली है आपकी हायर इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। हमें पता है हायर जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देती है, तो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व होंगी वो कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि पैरेलल टू ईच अदर रहेंगी, ठीक है? तो इस केस में ये भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट जो लिखा है आपका वो है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप तो होता है, ठीक है? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगी, बट लेफ्ट टू राइट होगी, ना कि राइट टू लेफ्ट होगी। तो इस केस में जो ऑप्शन सी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, लॉ ऑफ डैश यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमाइजिंग डैश यूटिलिटी। तो यहाँ पे आपकी लॉ ऑफ डिमाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हमें बताना है कि हमें फिल करना है इस ब्लैंक को। तो इस केस में आपका मार्जिनल जो है वो हो जाएगा लॉ ऑफ डिमाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये आपके जो थे टॉप 10 जो है एमसीक्यू इसमें मैंने डिस्कस किए, कुछ जो स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए थे उनमें से मैंने लिए हैं और कुछ अपने में से। तो ये आपके जो है एमसीक्यू जो है होल सिलेबस में से आपके हर यूनिट में से एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया विद एक्सप्लेनेशन। होप ये आपको समझ आ गया होगा। इन सभी जो टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, अच्छे से उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है, कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर किया हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। सभी लेक्चर जो है अवेलेबल है चैनल पे। और इसी तरह की होल सिलेबस में से जो है आपको डेली जो है वीडियो मिलती रहेगी एमसीक्यू की, और टॉपिक वाइज जो है वीडियो वो भी हमारे चैनल पे कंटिन्यू आती रहेगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो का अपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में और ग्रुप्स में आप शेयर जरूर करें, ताकि सभी को जो है हेल्प हो सके। थैंक यू।